रोजेरी के जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करती हैं कि सीमा हैदर का जो भाई है आसिफ रिंद, सीमा हैदर की बहन सुमेरा और रीमा जो है ये इन्वॉल्व हैं, इसके फैसिलिटेटर हैं, ये इन्वॉल्व हैं, ये बिहाइंड द बार होंगे, ये जेल में होंगे। हम इन पर केस दाखिल करने जा रहे हैं, ये जेल में होंगे। और सीमा अगर ये मुतमईन है कि बच्चे मेरे पास आ चुके, गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया है, मैं सचिन जो है इसके साथ मैं हूँ इंडिया में, मैं मुतमईन हूँ, तो उसको मुतमईन जो है बड़ी तकलीफ देगा जब उसको ये पता चलेगा कि इसका जो एकलौता भाई जो है वो जेल में है और उनकी जो दो बहनें हैं सुमेरा और रीमा जेल में। एफआईआर तो नहीं, एक मिसिंग कंप्लेन दाखिल की गई थी। उस मिसिंग कंप्लेन भी एक बड़ी टेक्निकली तरीके से दाखिल की गई थी, जिसमें ये बगैर नाम लिखे, बगैर कोई आइडेंटिटी दिए उस कंप्लेन में ये लिखा गया कि फला फला कोई गुम हो चुका है और हम उसको ढूंढ रहे हैं और हम एफआईआर नहीं कटवाना चाहते। वो एप्लीकेशन जो देने वाला था, लिखने वाला था, वो सीमा हैदर का भाई था। वो पाकिस्तान के एक बड़े अहम इदारे में काम करता है, वो उसका मास्टरमाइंड है। तो वो जो सीमा हैदर का जो भाई है वो उस पूरी गेम का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम आसिफ रिंद है। तो जी जी। ये जो एप्लीकेशन लिखी गई थी वो आसिफ रिंद की तरफ से लिखी गई थी, और जो उसमें जो थंब इम्प्रेशन लगाया गया था वो गुलाम हैदर साहब के जो वालिद हैं अमीर जान साहब, उनका थंब जो है लेके वो मलिर कैंट थाने में वो एप्लीकेशन जमा कराई गई थी। वो बड़ी टेक्निकली एप्लीकेशन थी, वो इस वजह से कि एक तरफ तो उसमें ये बताया गया कि कोई गुम हो चुका है, बगैर नाम लिखे, बगैर आइडेंटिटी, बगैर सीएनआईसी, बगैर सेल फोन नंबर, ये लिखा गया। और नीचे एप्लीकेशन के बॉटम में ये भी लिखा गया कि हम कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराना चाहते, हम खुद ही ढूंढेंगे। ये इन्होंने पेरा इसलिए लिखी क्योंकि अगर आसिफ साहब ये पेरा न लिखते तो एफआईआर जरूर कट जाती, और ये आसिफ जो रिंद था सीमा हैदर का भाई, जो शिकंजा जो था पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन इदारों का, उसकी तरफ जरूर जाता। इस तमाम केस में जो है आसिफ रिंद के साथ आसिफ रिंद की जो दो बहनें हैं, सुमेरा रिंद और रीमा रिंद, ये जो है सीमा हैदर की बहनें हैं। ये जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके अलावा कुछ और भी इन्वॉल्व हैं जिनका नाम अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो मैं डिस्क्लोज जरूर करूंगा इंशाल्लाह। तो आप इंतजार करिएगा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि 14 सितंबर को हमने वो एप्लीकेशन, सॉरी 8 सितंबर को हमने एक कंप्लेन दाखिल की, नए तरीके से कंप्लेन दाखिल की हमने पुलिस स्टेशन जो मलिर कैंट है कराची का, वहां पे उसमें सारी हमने डिटेल दी, गुलाम हैदर की, गुलाम हैदर के बच्चों की, शादी की, फिर मिसिंग की, उसके बाद डिपार्चर की, ये सारी हमने उसमें डिटेल एप्लीकेशन हमने जमा कराई है। उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कानूनी इदारे हद तक में आ चुके हैं। और अभी जो कुछ और भी महरकात हैं इसमें, शतरंज के और खिलाड़ी हैं जो अब जरूर जाहिर, मुझे तो पता है लेकिन मैं जरूर जाहिर करूंगा आगे चल। ये सीमा हैदर का जो ये हिंदुस्तान गई है, यहाँ से पहले दुबई, दुबई से नेपाल, देन हिंदुस्तान, ये सीमा हैदर का पहला ट्रिप नहीं है, ये उसका सेकंड ट्रिप है, दूसरा ट्रिप है। पहला ट्रिप सीमा ने जो है यही किया था कि पहले दुबई गई, दुबई से फिर वो नेपाल गई, वहां पे कोई कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का उनका ट्रिप था। वहां पर जो सीमा गई थी वो अकेले गई थी, सीमा के साथ सीमा के बच्चे नहीं थे। गुलाम हैदर साहब तो सऊदी अरेबिया में रहता था, और गुलाम हैदर साहब का जो वालिद अमीर जान साहब तो वो तो जेकबाबाद में रहता था। सीमा की जो फैमिली थी वो तो कोट डीजी डिस्ट्रिक्ट जी जी। खैरपुर में रहते थे। सीमा की दो बहनें कराची में रहती थी, रीमा, सुमेरा और उसका भाई आसिफ रिंद। जब सीमा नेपाल गई पहली मर्तबा अकेली गई, तो ये हफ्तों के ट्रिप के दौरान सीमा के बच्चे कहाँ थे, ये सवाल उठता है। न तो वो गुलाम हैदर साहब के पास थे, गुलाम हैदर तो सऊदी अरेबिया था, न गुलाम हैदर के वो जो फादर हैं उनके पास थे। ये बच्चे जो है सुमेरा के पास थे, रीमा के पास थे, और ये सीमा और जो रीमा है, इनका जो कस्टोडियन वो आसिफ है। आसिफ को सब पता था, इनके पास छोड़ के गई थी कि मैं नेपाल जा रही हूँ, एक जो इनका जो दोस्त है इंडियन है उनसे मिलने जा रही हूँ, इनको सारा पता था। ये आसिफ को भी पता था। जब सीमा ने पहला घर बेचा, एक ही घर था उसका, जब उसने बेचा तो इसका भी जो जी आसिफ जी। को पता था, ये बात डिस्क्लोज की उसने गुलाम हैदर साहब के वालिद अमीर जान साहब के पास। तो इसलिए ये सारे जो शवाहिद हैं, जो सरकमस्टेंसेस है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये कनेक्ट करती हैं साफ मॉरलिटी पर ये बेस करता हुआ, ह्यूमन राइट्स जो है तो ये बेस करता हुआ,
और इंडियन जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम उसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह जो है बच्चे हमारे पास होंगे। और कस्टोडियन जो है वो उसका फादर गुलाम हैदर ही रहेगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, ब्रीचेस किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान का लॉ ब्रीच नहीं किया है, नेपाल का लॉ ब्रीच किया है, हिंदुस्तान का लॉ ब्रीच किया है, पाकिस्तान का लॉ ब्रीच किया है। तीन तीन कंट्रीज की वो जो है क्रिमिनल है। तो कभी भी कानून ये नहीं चाहेगा कि किसी क्रिमिनल के पास जो है बच्चों की कस्टडी हो। तो इसलिए मुझे यकीन है कि जब हम हिंदुस्तान जाएंगे, सरजमीन हिंदुस्तान की उतरेंगे, तो हम जब केसेस फाइल करेंगे तो कोर्ट हमारे जो है वो फेवर में जरूर फैसला देगा, और हिंदुस्तान के तमाम वकला, तमाम बार काउंसिल हमारे साथ खड़ी होंगी। दो ट्राइब थे आपस में, एक जखरानी ट्राइब था, एक रिद्ध ट्राइब था। इनका आपस में जो लव अफेयर हो चुका, लव अफेयर के बाद जो है इनकी ये फ्री विल एफिडेविट फोन करके इन्होंने शादी की। उसके बाद सरदारों को पता चला, फिर सरदारों ने जो ये सीमा रिंद थी ये रिकवर की गुलाम हैदर और गुलाम हैदर के जो फैमिली मेंबर थे, क्योंकि ये गरीब मजदूर लोग थे, उन्होंने अपने पास ठहरा दी। फिर ये फैसला हुआ कि भाई इन्होंने शादी तो कर दी है, इनकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस तो हो रही हैं, अब जो है ये पे करेंगे, ये पे करेंगे, कंपनसेट करेंगे। ये खरीदो फरोख्त तो नहीं होती है, क्योंकि ये कंपनसेशन होता है। जो जब फैसला हुआ तो फैसले में ये कंपनसेशन होता है। ये वहां पे जो ट्राइब्स होते हैं ये कंपनसेशन करते हैं इन मामला पे। आपको पता होगा जब किसी का खून हो जाता है तो भी दियत अमाउंट पे किया जाता है, ये तो शरई कानून है दियत अमाउंट पे करने का। तो हमारे देहात में जब ये फैसले होते ठीक हैं है। तो जो सरदारान जो है वो दियत अमाउंट का जो है पैसे पे कराते हैं। इसी तरह ये जो लड़कियां जब फ्री विल करती हैं, किसी से मोहब्बत की शादी करती हैं, तो फिर उनको जुदा नहीं किया जाता, बल्कि उनका कंपनसेशन जो होता है वो फिर उनके वालिदैन को दिया जाता है। इसी तरह जो है ये कंपनसेशन दिया गया गुलाम हैदर के जो फादर इन लॉ थे और जो उनके फैमिली मेंबर थे, 6 लाख से 8 लाख रुपए तक दिया गया। उसके बाद ये तो 2014 में गुलाम हैदर साहब वहां से माइग्रेट करके कराची आया, यहाँ पे मजदूरी करता था। मजदूरी करने के बाद ये फिर इसने एक रक्षा लिया, रक्षा चलाता था, और ये अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुशी से रहता था, प्यार मोहब्बत था दोनों में। इनकी जरूरियात भी पूरी करता था। सीमा हैदर का ये क्लेम कि मुझे मेंटेन नहीं करता था, पैसे नहीं देता था, सरासर ये झूठ बोल रही है। गुलाम हैदर यहाँ से सऊदी अरेबिया गया तो भी 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने इसको भेजता था। ये सरासर झूठ बोलती है कि हम्म। मुझसे जो है वो राब्ते भी नहीं था। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं थी। इवन के जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उसका भी इंदराज नहीं था, और अब तक भी नहीं है। हमने जस्ट अभी वो एप्लीकेशन जमा कराई है, नॉमिनेट किया है बंदों को, तो ये जो इनिशियल स्टेज होता है ये भी नहीं था। हमने जाके 8 सितंबर को ये इनिशिएट किया है, एप्लीकेशन मलिक कैंट में जमा कराई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद कुछ और कानूनी मामलात हैं वो हमने देखने हैं, क्योंकि एफआईए की ज्यूरिसडिक्शन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, 4 पाकिस्तानी जो है एक क्रिमिनल यहाँ की उन्होंने ट्रैफिक किए हैं पाकिस्तान टू इंडिया। एक तो ये मामलात हैं। हम्म। उसके बाद जो है हमने इंडियन हाई कमीशन को भी अप्रोच करना है, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भी अप्रोच करना है, फिर डिप्लोमेटिक इनके जो नेगोशिएशन होनी है। कुछ मामलात हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हमें करनी है। जब वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कानून है पाकिस्तान का, जो डोमेस्टिक लॉ है पहले हमने उनको फॉलो करना है। ये सवाल तो सब बहुत सारे आते हैं कि गुलाम हैदर कब इंडिया आएगा, रोशन अली अजीम कब इंडिया आएगा। तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहले हमें हमारे जो इंटरनल जो लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, पहले हमने उनको अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ का लॉ हम जो है इसको कंप्लाई करने के बगैर हम बाहर नहीं निकल सकते। तो एक उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर हमने अडॉप्ट कर दिया है। इसकी अडॉप्शन के बाद जो है अगर कोई फ्रूटफुल नताइज नहीं मिलते हैं तो सब्सिक्वेंटली हम जो है ना इंडिया मूव होंगे, और इंडिया के वहां पर मूव होके हम जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम इनिशिएट करेंगे इंशाल्लाह। और हमें यकीन है इंडियन जुडिशरी पर, क्योंकि इंडियन जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हिंदुस्तान की जितने भी बार काउंसिल्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट है। और वहाँ के जो वकला हैं वो तमाम बड़े पाए के वकला हैं, ये लॉ नोइंग है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये देखिए एपी सिंह साहब से तो मैं राब्ता नहीं करना चाहता, और न ही मैं उससे राब्ता करूंगा, क्योंकि एपी सिंह साहब के लिए मुझे काफी इंडियन टीवी चैनल्स ने भी कहा था कि आप एपी सिंह साहब के साथ जो है एक डिबेट में बैठें, और आप टीवी चैनल पर बैठें। कुछ पाकिस्तानी कुछ सोशल साइट्स पर चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी बैठने का कहा।
लेकिन मैंने उनको इनकार किया क्योंकि एपी सिंह साहब जो है वो उसको मैं वकील नहीं समझता हूँ, उसको मैं बड़ी नफरत की निगाह से देखता हूँ। उसका रीजन है, देखें जो वकालत होती है वो हमारी जो यूनिवर्सल जो है कम्युनिटी होती है, और हमें ये पढ़ाया जाता है इनिशियली स्टेज पे कि क्या गलत है क्या सही है। जब पहला जो लेसन होता है, पहला सबक होता है वकालत का, वो होता है जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस का जो दो मेन लेसन होते हैं वो लॉ ऑफ मोरालिटी होता है, लॉ ऑफ एथिक्स होता है। अब एक शख्स जो खुद को डॉक्टर कहलाता है, एक शख्स जो खुद को बड़े पाए का वकील कहलाता है, एक शख्स जो खुद को कहता है मेरी 26 साल प्रैक्टिस है, उस शख्स को ये पता नहीं है कि वो एक सॉवरन कंट्री के खिलाफ, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के खिलाफ वो जो है नारे लगवा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। तो ये कैसा शख्स है जो इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरन कंट्री के खिलाफ नारे लगा रहा है, और उस शख्स ने ये लॉ नहीं पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोरालिटी का समझते हैं, तो उसके साथ में कैसे बैठूं जिसने मेरे मुल्क के खिलाफ नारे लगवाए, और नारे भी किससे लगवाए, मेरे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से लगाए, वो बच्चों से लगवाए जो फ्यू जुरिस्ट भी नहीं है, मासूम बच्चे हैं, उनसे नारे लगवाए। ये तो हिंदुस्तान का एक वकील है, मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के जितने भी वकला हैं उनको ये बात खराब लगी होगी, हमें भी खराब लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें ये सिखाया जाता है कि आपने दुनिया के तमाम जितनी भी सॉवरेन कंट्रीज हैं, जितने भी ममालिक हैं, आपने उनकी इज्जत करनी है, एहतराम करना है, उनके झंडे का एहतराम करना है, उनके नाम का एहतराम करना है। ये हमें कानून के पहले सबक में पढ़ाया जाता है। इवन कि ये पढ़ाया जाता है कि आप किसी भी सॉवरेन कंट्री के इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल मामलात में भी अमल दखल नहीं कर सकते। आप जब भी किसी सॉवरेन कंट्री में जाएं, उनका कौमी तराना जब बजे तो आपको खड़े होना है, आपको सर नगू होना है किसी के झंडे के, सॉवरेन कंट्री के झंडे के सामने जब उस कंट्री में हो। हमें ये एहतराम तहजीब पढ़ाई जाती है सॉवरेन कंट्रीज के लिए। और ये जो शख्स है एक सॉवरेन कंट्री पाकिस्तान मेरे मुल्क के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाता है, तो मैं कैसे इस शख्स के पास, इसके साथ जो है इस बदतमीज शख्स के साथ में टीवी चैनल पर बैठूं। मैं कैसे इसको, मैं तो वकील इसको नहीं समझता हूँ, इसको नाटकी समझता हूँ, इसको जोकर समझता हूँ। देखिए वकालत की तालीम ये नहीं सिखाती है हम क्लाइंट के घर जाएं, वकालत की तालीम ये नहीं सिखाती है हम क्लाइंट को बेड टच करें, वकालत की तालीम कभी नहीं सिखाती कि हम जो है पर्सनली जाके उनको मामलात में, घरों में, कॉरिडोर में घूमें और उनका खाना खाएं वगैरह वगैरह। ये हमें नहीं सिखाता है। हमारा जो क्लाइंट होता है, चाहे वो प्रो बोनो क्लाइंट हो, चाहे वो पेड क्लाइंट हो, हमारा ताल्लुक उसका सिर्फ कोर्ट रूम तक होता है। हमारा ताल्लुक सिर्फ उसके साथ कोर्ट रूम तक होता है, उसके उसके बाहर, हमारा कोर्ट रूम के बाहर कोई ताल्लुक नहीं होता है। हाँ, अगर वो अगर कोई हमसे डिस्कशन करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है कोर्ट रूम के बाहर, तो हम उसे कहते हैं कि आप हमारी ऑफिस आए, सर्टेन टाइम है हमारी ऑफिस का, आप ऑफिस आए, ऑफिस में हमसे नेगोशिएशन करें, बात करें। ये वकालत की तालीम है। ये कौन सा वकील है घर जा रहा है, बेड टच कर रहा है और मेरे मुल्क के खिलाफ नारे लगवा रहा है, बदतमीज शख्स। तो इस वजह से मैं उसके साथ न बैठा हूँ किसी टीवी चैनल में, नहीं मैं बैठना चाहता हूँ। बैठूंगा किसी वकील के साथ, हिंदुस्तानी वकील जो है बड़े अच्छे वकील है, हमारे दोस्त है काफी, वो अप्रिशिएट करते हैं काफी चीजों को, हमें ये बड़ा फख्र है उन पर। बड़े पाए के वहाँ के वकील हैं, वहाँ की बार काउंसिल जो है वो इंडिपेंडेंट बार है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमें फख्र है हिंदुस्तान की जितनी भी बार काउंसिल है, जुडिशरी, हम पढ़ते हैं डिसीजन एआईआर के, हम एआईआर के डिसीजन पढ़ते हैं। वो बड़े अच्छे जो जजमेंट्स होती हैं जजेस की, इंडियन जजेस के, माय लॉर्ड जितने भी जजेस हैं उनकी जजमेंट जो होती हैं, उनके जो डिक्टम होते हैं, उसके रेशो डिसीडेंट भी होता है, हम उसको पढ़ते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये शख्स अजीब व गरीब है, ये इसके साथ कभी भी जो है मैं बैठना पसंद नहीं करता हूँ जी।